नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल एपीएस ग्रुप पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत ही जोश के साथ यहाँ पे वीडियो स्टार्ट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सामान्य हिंदी, यहाँ पे आपको मॉडल पेपर करवाए जाते हैं। मॉडल पेपर दोस्तों करवाए जाते हैं जहां पे आपको 30 प्रश्न 30 चैप्टर से डेली करवाए जाते हैं। 2 PM से आपको यहाँ पे डेली मॉडल पेपर करवाए जाते हैं। मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट तैयार करता हूँ 30 क्वेश्चन का। मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि अगर आप डेली हमारा वीडियो देखते हैं, तो आपको हिंदी की बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, आपको हिंदी की बुक उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, बस एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाइए और मैं जिस क्वेश्चन को बता रहा हूं इसे नोट कर लीजिए, उसे नोट करते जाइए। बस आपको बुक उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि 30 क्वेश्चन आते हैं टेट सीटेट में, 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी से 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हमारे डेली वीडियो देखते हैं, अगर आप हमारे वीडियो को डेली देखते हैं तो आपके 28 प्लस क्वेश्चन राइट होने ही होने हैं। 28 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपके 28 प्लस क्वेश्चन नहीं सही हुए, मैं हिंदी पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके 28 प्लस क्वेश्चन जरूर सही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सामान्य हिंदी मॉडल पेपर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? चलिए उत्तर करिए। रंग में भंग, पंचवटी, प्रेम सरोवर, पृथ्वीपुत्र। चलिए उत्तर करिए, शीघ्र उत्तर करिए। बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों क्वेश्चन को टाइप करने में। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, आप मेहनत करिए। बस खाली हमारी वीडियो को देखिए, डेली आप मेरे वीडियो को देखिए। बस मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपको शिखर तक जरूर पहुंचा के रहूंगा। चलिए भाई आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए रंग में भंग, बी पंचवटी, सी प्रेम सरोवर, डी पृथ्वीपुत्र। आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रेम सरोवर। क्या है? प्रेम सरोवर। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। बाकी रंग में भंग, पंचवटी, पृथ्वीपुत्र, ये तीनों रचनाएं जो हैं प्रेम सरोवर की हैं, सॉरी मैथिली शरण गुप्त की हैं। मैथिली शरण गुप्त की रंग में भंग, पंचवटी, पृथ्वीपुत्र, ये तीनों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अब कहेंगे आप प्रेम सरोवर किसकी रचना है? प्रेम सरोवर किसकी रचना है सर बताइए? ये दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह रचना है। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन और यहां से पूछता है, कि मैथिली शरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों मैथिली शरण हमारे जो हैं राष्ट्र कवि हैं, हिंदी के राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। हिंदी के राष्ट्र कवि कौन है? एग्जाम में बार बार पूछता है दोस्तों कि हिंदी के राष्ट्र कवि कौन है। आपको कुछ नहीं देखना है, बस मैथिली शरण गुप्त लगाना है, मैथिली शरण गुप्त लगाना है। फिर हाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बाकी सब मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, मैं आपसे वादा करता हूं आपका यहां जरूर कल्याण होगा। आपसे वादा करता हूं कि टेट सीटेट में अगर 28 प्लस नंबर नहीं आया दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए देखिए रामचरितमानस की भाषा क्या है? चलिए उत्तर करिए। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, भोजपुरी, ब्रज, खड़ी बोली। अवधी, भोजपुरी, ब्रज, खड़ी बोली। मैं आपको दोस्तों यहां बता देना चाहता हूं, पहले देखिए क्या है। मैंने एक ट्रिक बनाई है, विनय पत्रिका सारी बली। विनय पत्रिका, एक सेकंड दोस्तों, विनय पत्रिका सारी बली लेकर ब्रज को चली। विनय पत्रिका एक जो है रचना है, विनय पत्रिका एक क्या रचना है? एक किसकी रचना है दोस्तों? तुलसीदास की है। अगर कह रहा है कि सारी बली, बली मतलब क्या समझ रहे हैं दोस्तों आप लोग? बली मतलब ये होता है दोस्तों, आप लोग सुने होंगे कवितावली, लिखते हैं कवितावली, दोहावली, ये सारी रचनाएं हैं कवितावली, दोहावली। जिसमें वली आता है दोस्तों, जिसमें वली आता है, कवितावली, दोहावली और गीतावली। जैसे वली आ गया,
मैंने कहा सारी वली मतलब जिसमें भी वली लगा है पीछे वो सारी रचनाएं तुलसीदास की हो जाएंगी। लेकर ब्रज को चली, लेकर ब्रज को चली मतलब ब्रज का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ ये सारी रचनाएं जो है ब्रज भाषा की हैं। किसकी हैं? ब्रज भाषा की हैं। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ब्रज भाषा की। दोस्तों कह रहा है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की है। सारी वली, दोहावली, गीतावली, कवितावली जिसमें भी वली लगा है लास्ट में वो भी तुलसीदास की रचनाएं हैं। ब्रज को चली मतलब है कि ये सारी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं, ब्रज भाषा में हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग देखते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा, चलिए उत्तर करिए शीघ्र दोस्तों। ऑप्शन ए अवधी, भोजपुरी, ब्रज, खड़ी बोली। चलिए उत्तर करिए आप लोग। एक चीज यहां से मैं आप लोगों को बता दूं, खड़ी बोली, खड़ी बोली कहां बोली जाती है? चलिए उत्तर करिए। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या होता है? खड़ी बोली का दूसरा नाम दोस्तों कौरवी होता है। क्या होता है? खड़ी बोली का दूसरा नाम होता है कौरवी। क्या होता है? कौरवी। और इसका कहां से उद्भव हुआ है? इसका जन्म कहां से हुआ है? चलिए बताइए। खड़ी बोली का जन्म कहां से हुआ है दोस्तों? खड़ी बोली का जन्म दोस्तों यहां से सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कहां से हुआ है? पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि यह सौरसेनी अपभ्रंश से ली गई है। खड़ी बोली कहां से है? सौरसेनी अपभ्रंश से है। नोट कर लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, अपभ्रंश। चलिए चलिए अब बताइए रामचरितमानस किसकी रचना है? चलिए बताइए आप लोग, रामचरितमानस किसकी रचना है? किस भाषा की है? बताइए रामचरितमानस किस भाषा की है? फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, अवधी की है। यह भाषा अवधी की है। अब बताइए यहां से एक क्वेश्चन और बढ़ता है दोस्तों कि ब्रज, ब्रज के बारे में मैंने अभी बता दिया आप सबको कि दोहावली, गीतावली ये सारी किसकी रचनाएं हैं? ये सारी तुलसीदास की रचनाएं हैं। जिसमें वली लगा हुआ है वह तुलसीदास की रचनाएं हैं। ये सब ब्रज भाषा की रचनाएं हैं, ब्रज भाषा की रचनाएं। भोजपुरी हमारे पूर्वांचल की बोली है। भोजपुरी कहाँ की बोली है? हमारे पूर्वांचल की। जैसे हो गया आजमगढ़, आजमगढ़ यहाँ पे हमारे पूर्वांचल में पड़ता है। आजमगढ़ हो गया, मेरठ हो गया, सॉरी मेरठ कहाँ के है? मेरठ जो होती है यहाँ पे हमारी मेरठ में खड़ी बोली जाती है। कहाँ पे? मेरठ में खड़ी बोली जाती है, मेरठ में। और सहारनपुर, दिल्ली के कुछ भाग में भी खड़ी बोली जाती है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिलहाल क्या है? अवधि है। भोजपुरी मैंने बताया ना पूर्वांचल की बोली है। ये भी क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्वांचल की प्रमुख बोली क्या है, तो आपको ऑप्शन बी लगाना रहेगा, भोजपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? निम्न में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? उत्तर करिए आप लोग शीघ्र। बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों टाइप करने में क्वेश्चन। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। मैं कह रहा हूं ना, बुक नहीं उठाने की जरूरत है, बस आप मेरा वीडियो देखिए और कॉपी और पेन लिए रहिए। मैं जिस क्वेश्चन को बोल रहा हूं आप नोट करते जाइए दोस्तों। चलिए बताइए निम्न में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? मैंने आपको बताया था कि का वर्ग होता है का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग। ये जितने वर्ग हैं इन वर्ग के जो है पहले और दूसरे, पहला और दूसरा जो वर्ग होता है ये अघोष होते हैं, पीछे का बाकी सब घोष होता है। चलिए देखते हैं कि पहले और दूसरे में कौन सा वर्ण आ रहा है। ता, था, दा, दाना, ये ता वर्ग का वर्ण है। ता वर्ग का ये 5वें स्थान पे आ रहा है, तो अर्थात यह घोष वर्ण है। रा, या रा ये दूसरे स्थान पे है, इसलिए यह अघोष वर्ण है। यहाँ पे आप रा के जगह कुछ और कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे गलत आंसर टाइप हो गया है, यहाँ रा नहीं रहेगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए माँ, माँ लिख लीजिए दोस्तों, माँ लिख लीजिए। क्योंकि यहाँ पूछा है घोष नहीं है, घोष नहीं है अर्थात अघोष पूछ रहा है। अघोष कौन सा है? चलिए बताइए। ना तो 5वें पे आ रहा है, ता वर्ग का 5वां वर्ण, ये तो घोष हो गया दोस्तों। चलिए माँ जो है ये भी 5वें है, पा वर्ग का ये 5वां वर्ण है, ये भी घोष है, ये भी घोष है। ता, ये देखिए ता जो है पहले, ता वर्ग का पहला वर्ण है। मैंने बोला पहला और दूसरा वर्ग जो रहेगा वो अघोष वर्ण होगा। आपसे यहाँ पूछा है कि कौन सा घोष वर्ण नहीं है, कौन सा घोष वर्ण नहीं है,
कौन सा घोष वर्ण नहीं है, अर्थात जो पहले और दूसरे वर्ग का मिल गया दोस्तों वह घोष वर्ण नहीं होता, वो अघोष वर्ण होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए उत्तर करिएगा। निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? पहले आप ये बताइए हमको दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52। पूछता है हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या दोस्तों होती है 11। कितनी होती है? 11। अब व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? व्यंजन हमारे कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? तो 33 होते हैं। चलिए पूछ रहा निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं? आप बताइए हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? पहले बताइए संयुक्त वर्ण कितने होते हैं। देखिए दोस्तों मैं एक ही क्वेश्चन में कितने आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैं जो बता रहा हूं नोट करते जरूर जाइएगा आप लोग। चलिए हिंदी वर्णमाला में चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से होते हैं? तो देख लीजिए, छ, त्राई, ज्ञा और स्रा। ये 4 वर्ण जो होते हैं, जो ये 4 वर्ण होते हैं संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है। आपको पूछ रहा है संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसमें बताइए। छत्र तो संयुक्त व्यंजन दिख रहा है आपको, और त्रा भी आपको दिख रहा है कि संयुक्त व्यंजन है, और यही है जो संयुक्त व्यंजन में नहीं है। ज्ञा भी आपका संयुक्त व्यंजन दिख रहा है, ज्ञा भी आपका संयुक्त व्यंजन है। सिर्फ आपको लग रहा है ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन नहीं है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जुड़े रहिए, हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों। सबका भला सोचो, अपना ही ना सोचो। सबके पास ये शेयर करिए वीडियो जो लोग पढ़ रहे हैं। मैं आपसे वादा किया हूं कि 28 प्लस नंबर आएंगे। 28 प्लस अर्थात आपके 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। 30 में से 30 भी नंबर ला सकते हैं दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो डेली देखते हैं और डेली रिवीजन करते हैं। आपको बुक उठाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बताइए फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग। काला घोड़ा तेज दौड़ता में क्रिया विशेषण बताइए। क्रिया विशेषण क्या होता है पहले ये बताइए। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं दोस्तों। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे क्रिया का क्या हो रही है? दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ पे दौड़ता, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। अब क्रिया की विशेषता क्या बताती है? कि वह तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? वह तेज दौड़ता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपकी क्रिया विशेषण पूछा है। जो क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा तेज दौड़ता है। तेज विशेषता बता रहा है यहाँ पे, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय है। यहां से आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, दोनों क्वेश्चन आपको नोट करने हैं दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है दोस्तों। चलिए देखिए, क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय है। क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय है। चलिए उत्तर करिए आप लोग। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री, इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर करिए। आपको यहां से एक ट्रिक बताता हूं दोस्तों। क्रिया के अंत में लगने वाला कृदंत प्रत्यय होता है। क्या होता है? कृदंत प्रत्यय। आपको का से दिख रहा है क्रिया और का से दिख रहा है क्री। कृदंत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है दोस्तों। अब आप पूछेंगे सर तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय दोस्तों होता है जिनका हम जो संज्ञा और सर्वनाम के अंत में लगते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम के अंत में लगते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। इसे आप नोट कर लीजिएगा। जो संज्ञा और सर्वनाम के अंत में लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि पूछा है क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, वह बहुत मधुर गाता है। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। क्या बोला है दोस्तों? प्रविशेषण का चयन करना है। चलिए अभी मैंने आपको बताया क्रिया विशेषण क्या होता है। जो क्रिया की विशेषता बताए दोस्तों, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है। लेकिन आपसे यहां पूछ लिया प्रविशेषण, अब तो आप बच गए। अब आप बच गए, आपको कुछ बचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप हमारे साथ हैं तो आपको बचना तो है ही नहीं, बस आपको सीधे चलने हैं। आपको देखकर 1 सेकंड में सारे क्वेश्चन का उत्तर बता देना है कि 1 सेकंड में आप बता देंगे क्या है। 1 सेकंड आपको समय मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए। चलिए प्रविशेषण क्या होता है दोस्तों मैं बताता हूं।
प्राविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है दोस्तों, मैंने कहा जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्राविशेषण। चलिए देखिए, वह मधुर गाता है, गाना तो वह गा रहा है, तो वह गाना क्या है? क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या है? कि वह मधुर गाता है। क्या? मधुर गाता है। यहाँ पे अगर मधुर क्या है, यहाँ पे आप बताइए कि मधुर क्या है। यहाँ पे आप लोग बताइए, क्रिया तो ये हो गई, ये क्या हो गई? क्रिया। गा रहा है तो ये क्रिया हो गया, गाना भाई क्रिया हो गई। अब मधुर है क्या, मतलब कैसा गाता है? मधुर। अब कह दिया आपको कि क्रिया विशेषण का क्या है इस क्वेश्चन में? क्रिया विशेषण है मधुर, क्रिया विशेषण। लेकिन आपसे पूछा है प्राविशेषण दोस्तों, प्राविशेषण का चयन कीजिए। जो क्रिया विशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताए, यहाँ पे ये मधुर क्या है? विशेषण है। इसकी विशेषता क्या बता रहा है? कि वह बहुत अच्छा है, बहुत मधुर गाता है, मतलब बहुत यहाँ बता रहा है। जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या? प्राविशेषण होता है दोस्तों। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा कोई नहीं बताएगा दोस्तों। आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो एकदम बिल्कुल सरल है दोस्तों, एकदम सरल है दोस्तों। बस आप जुड़ते रहिए दोस्तों, सबको जोड़िए, शेयर करते रहिए दोस्तों। मेरे क्वेश्चन को, हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए देखिए, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मैंने पुल्लिंग शब्द की आपको ट्रिक बताई थी। कुछ नहीं करना है, इसको आपको जो भी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को लेकर आपको बस खाली उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करिए। जैसे देखिए, धरती क्या है? धरती हरी भरी है, हरी भरी है, ये फीमेल वाइज निकाल रही है, यह आपका पुल्लिंग नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सेना क्या होता है? सेना खड़ी है, कभी नहीं बोला जाता है सेना खड़ा है। सेना खड़ी है, ये भी फीमेल वाइज निकाल रहा है दोस्तों, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। क्या कहता है? मड़ी, मड़ी बहुत अच्छी है, क्या बोला जाता है? मड़ी बहुत अच्छी है, ये कभी नहीं बोला गया कि मड़ी बहुत अच्छा है, बोला जाता है कि मड़ी बहुत अच्छी है, इसलिए ये भी फीमेल वाइज निकाल रहा है। अब आपको लग गया कि जब ये तीनों फीमेल वाइज निकाल रहे हैं तो आपसे पूछा है पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग मतलब जो फीमेल वाइज नहीं, मतलब जो स्त्रीलिंग नहीं है, वही आपका पुल्लिंग है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इस क्वेश्चन का। चलिए, सीता गीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक है। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढता हूं, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बताता हूं। देखिए, सीता गीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक है। पहले आप बताइए दोस्तों, कारक कितने होते हैं? कारक कितने होते हैं दोस्तों? कारक हमारे हिंदी में कितने? 8 होते हैं। हिंदी में हमारे कारक कितने होते हैं दोस्तों? हिंदी में कारक 8 होते हैं। अब पूछ रहा है करण कारक में किस चिन्ह का लोप होता है? करण में से का लोप होता है। और आपसे पूछा है अपादान, जहां पे अलगाव की बात की जाए दोस्तों, अलगाव की बात की जाए वहां पे आपका अपादान लगता है, अपादान लगता है। कर्म कहां लगता है? कर्म को होता है दोस्तों, जहां पे को चिन्ह का लोप होता है कर्म होता है। संबंध क्या होता है? संबंध क्या होता है? जहां पे, एक सेकंड दोस्तों, संबंध क्या होता है? मैंने आपको दोस्तों बताया कि कर्ता ने कर्म ने मतलब बता दिया मैंने। देखिए इधर संबंध क्या होता है? जहां पे मैंने बताया करण, कर्ता ने कर्म को करण से होता है। अपादान जहां पे अलगाव की बात करता है, क्या दोस्तों? अलगाव की बात करता है, अलगाव की बात करता है। अब कर्म, कर्म में जहां होता है को, संबंध में क्या होता है? का की के रारी रे आ जाए, जहां पे का की के रारी रे आए दोस्तों, वहां पे संबंध कारक होता है। चलिए, सीता गीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक है। मैंने बताया दोस्तों हिंदी में कितने कारक होते हैं? हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। कितने? 8। अब पूछ रहा है कि सीता गीता से सुंदर है, या यहाँ पे क्या किया जा रहा है? क्या तुलना की जा रही है किसी से? जहां तुलना की जाती है दोस्तों, नोट करिए मैं बोल रहा हूं, जहां पे तुलना की जाती है वहां पे तुरंत आपको अपादान कारक मारना है। क्या अपादान कारक मारना है? जहां पे तुलना की जाए, जहां पे अलगाव की बात की जाए दोस्तों, वहां पे आपको तुरंत अपादान कारक मारना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी से लगाना है। ऑप्शन बी, सीता गीता से सुंदर है। यहाँ पे गीता और सीता में तुलना की जा रही है कि सुंदर है।
सुंदर यहाँ पे जहां पे तुलना होगी वहां पे अपादान कारक मानना है दोस्तों। अपादान कारक दो जगह लगेगा, जहां पे अलगाव की बात की जाए और जहां पे तुलना किया जाए वहां पे आपको अपादान मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पत्र का अनेकार्थी शब्द है। पत्र का अनेकार्थी शब्द क्या है दोस्तों? चलिए बताइए, उत्तर बताइए, जल्दी जल्दी शीघ्र बताइए। पत्ता, जल, वर्षा, पर्वत। चलिए पत्र का अनेकार्थी शब्द, यहां से आपको दोस्तों ये याद करना है, पत्र लिखा जाता है ना दोस्तों, पत्र लिखा जाता है। पहले सब लोग पत्ते पर पत्र लिखा करते थे, पत्ते पे आदिमानव लोग पत्र जो है जो पत्र लिखते थे पत्तों पर लिखते थे। तो आपको यही से पता चल जा रहा है पत्र मतलब उसका पत्र का पत्ता जो है अनेकार्थी शब्द हो गया। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पत्ता सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। अमर शब्द का विलोम बताइए आप लोग। चलिए जल्दी करिए, आप लोग शेयर करते रहिए वीडियो को दोस्तों, शेयर जरूर करते रहिए क्योंकि आपको सबका, हमको सबका भला करना है दोस्तों, सबका भला करना है। मैंने बोल दिया है आपको 30 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहे हैं, हिटेड सीटेड में 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अगर उसमें से आपका 28 प्लस नहीं आया, मैं यार हिंदी पढ़ाना छोड़ दूंगा। हिंदी कभी नहीं, हिंदी की वीडियो ही नहीं बनाऊंगा दोस्तों, कभी हिंदी की वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपके 28 प्लस अर्थात आपके 28 आएंगे ही आएंगे, 29 और 30 भी हो सकते हैं दोस्तों, 29 और 30 नंबर भी आप पा सकते हैं 30 में से। चलिए बताइए, अमर शब्द का विलोम है मृतक, मृत्यु, मरण, मृत्य। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग एग्जाम में आता है तुरंत मृत्यु मार के चले आते हैं दोस्तों, मृत्यु मार के चले आते हैं, लेकिन ये मृत्यु बिल्कुल गलत है दोस्तों, मृत्यु एकदम गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृत्यु होता है दोस्तों, मृत्यु होता है। अमर शब्द का विलोम क्या होता है? मृत्यु होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? कान का कच्चा होने का अर्थ बताइए। चलिए दोस्तों जल्दी करिए। कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमजोर होना। चलिए दोस्तों उत्तर करिए, इसका शीघ्र उत्तर करिए। कम सुनना यहाँ पे बिल्कुल गलत है दोस्तों, कान का कमजोर होना यह भी गलत है, दूसरे की बात मानना यह भी गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुनी बात पर विश्वास करना दोस्तों, सुनी बात पे विश्वास करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम दोस्तों। क्या? क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में शुद्ध रूप का चयन करिए। मैंने आपको बोला है कि दोस्तों 30 क्वेश्चन लिया हूं, 30 क्वेश्चन लिया हूं और हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लिया हूं, डेली कराता हूं दोस्तों, यहाँ पे मार्क टेस्ट तैयार किए जाते हैं दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन में से मैं तो ऐसा अभी मैंने इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लिया हूं जहां से मैं आपसे वादा करूंगा दोस्तों, 2 ऐसा क्वेश्चन लिया हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, उसमें मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से जरूर एग्जाम में आएंगे, आप उसको जरूर नोट करिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। चलिए धुआं उड़ा दीजिए लोगों, चलिए धुआं उड़ाइए आप लोग दोस्तों। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? चलिए बताइए। मानवीकरण, मानवीकरण आपको यहां से देखने से ही लग रहा है दोस्तों, ये मानकीकरण क्या होता है? ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। मानवीकरण में वहां पे बड़ी की मात्रा होती है, गलत, बड़ी की मात्रा होती छोटी है, ये तो बिल्कुल गलत है। मानवीयकरण होता है, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पे हमारा मानवीकरण ऑप्शन नंबर ये राइट लग रहा है, ऑप्शन ये सही है यहाँ पे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, किस संस्था या व्यक्ति को 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या है? किस संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने पर उसके उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या है? क्या होती है दोस्तों? हीरक जयंती, स्वर्ण जयंती, शताब्दी, रजत जयंती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोलिए आप लोग। ऑप्शन ए हीरक जयंती नहीं होता है दोस्तों, शताब्दी भी नहीं होता है, रजत जयंती भी नहीं होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, स्वर्ण जयंती मनाई जाती है जब किसी का 50 वर्ष पूरा हो जाता है। संस्था में, किसी संस्था में अगर व्यक्ति का 50 वर्ष पूरा हो जाएगा तो स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। यहां से आपको मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, यहां से आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। चलिए आप लोग पहले बताइए कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं 52। चलिए बताइए, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? 52। स्वर कितने हो दोस्तों? स्वर आपको पता होंगे दोस्तों कि यहाँ पे स्वर 11 होते हैं। यहाँ से आपको ट्रिक बताऊंगा भी। व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब बताइए, यहाँ पे संचारी भाव पूछा है ना दोस्तों, संचारी भाव पूछा है ना। आपको बता दूं कि हिंदी जो होता है रस में अस्थाई भाव जो होते हैं दोस्तों, अस्थाई भाव कितने होते हैं? अस्थाई भाव और स्वर दोनों बराबर होते हैं। आज आपको याद रखना है, अस्थाई भाव और स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। और बताइए कि
अब संचारी भाव में दोस्तों 33 होते हैं। संचारी भाव और व्यंजन ये दोनों बराबर होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं तो संचारी भाव भी 33 होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 33। इस क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आपको याद होगा कि स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुआं धुआं कर दीजिए दोस्तों, शेयर करते रहिए वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वकील शब्द किस भाषा का शब्द है? वकील शब्द किस भाषा का शब्द है? चलिए बोलिए दोस्तों। चलिए फारसी, तुर्की, अरबी, पुर्तगाली। चलिए जल्दी बोलिए दोस्तों। वकील शब्द किस भाषा का है? वकील शब्द दोस्तों यहाँ पे अरबी भाषा का है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। वकील शब्द बहुत बार पूछा है, वकील शब्द बहुत बार दोस्तों पूछा है, ये अरबी भाषा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है वह तथा अन्य पद प्रधान होता है वहां होता है। दोस्तों मैं हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोला हूं दोस्तों, मेरा गला फाड़ गया, मैं चिल्ला चिल्ला के बोला है दोस्तों कि जहां पे ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहां पे आपको तुरंत बहुब्रीहि समास मानना है। क्या मानना है दोस्तों? बहुब्रीहि समास मानना है। मैंने बार बार आपको बताया है दोस्तों। जैसे दशानन होता है, पंचनानन होता है, जहां पे होता है पंचानन। और आपको यहां से आपको बता दूं, जहां पे पहला पद दूसरा पद प्रधान ना होके कोई अन्य पद प्रधान होगा तुरंत आपको बहुब्रीहि मारना है। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसका दूसरा पद प्रधान हो दोस्तों, दूसरा पद, कितना बार बताऊं यार, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वहां पे क्या होता है? कर्मधारय समास। अव्यय भाव समास क्या होता है दोस्तों? अव्यय भाव समास मैंने बताया, दुनिया का कोई भी शब्द ले लो, दुनिया का कोई भी शब्द ले लो, अगर उसके आगे उपसर्ग लगा है दोस्तों तो वह तुरंत आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। तुरंत। प्रतिकूल है, प्रतिकूल में कौन सा समास है? प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग होता है दोस्तों, जहां पे उपसर्ग दिखा तुरंत आपको अव्यय भाव मानना है। क्या मानना है? अव्यय भाव मानना है। अब पूछता है द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास दोस्तों जिसका पहला पद संख्यावाची हो, जिसका पहला पद संख्यावाची है। मैंने आपको समास की ट्रिक बना के डाला हूं दोस्तों, समास संधि का ट्रिक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसे आप जरूर देखिएगा। 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप बता देंगे किसमें कौन सा समास है, किसमें कौन सी संधि है। मैं दोस्तों आपसे वादा करता हूं आपके 28 प्लस क्वेश्चन सही ही होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। 2011 में दोस्तों टेट के क्वेश्चन में आया है, टेट के यूपी टेट में आया है। यूपी टेट में ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय। आप बताइए ऑप्शन ए सही है, बी सी डी कौन सा सही है? आपको मैंने ट्रिक बताई है दोस्तों, अगर भूल गए आप भूल गए तो यहाँ पे आपके लिए भाला रखा है। क्या है? तलवार रखिए दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोलिए। सूर्य धन उदय होता है दोस्तों, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है? सूर्य धन उदय होता है। अब पूछेंगे यहाँ पे कौन सी संधि है, चलिए बताइए। यहाँ पे आपको मारना है विसर्ग संधि। क्या मारना है दोस्तों? विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। जहां पे आपको विसर्ग दिख गया विसर्ग संधि है दोस्तों। अब बताइए संधि कितनी होती है, यही से मैं आपसे पूछता हूं, संधि कितनी होती है? संधि दोस्तों 3 होती हैं। कितनी संधियां होती हैं? 3। अब कहेंगे कौन कौन होती हैं? स्वर होती हैं दोस्तों, व्यंजन संधि होती है, स्वर व्यंजन होती है, और विसर्ग संधि जो सूर्योदय में है। सूर्योदय में कौन सा है? व्यंजन संधि है दोस्त, विसर्ग संधि है दोस्तों। कौन सा है? विसर्ग संधि। 3 संधियां होती हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। व्याप्त में संधि है। मैंने अभी आपको बताया संधियां कितनी होती हैं? 3। स्वर व्यंजन विसर्ग होती हैं, 3 संधियां होती हैं। अगर आपसे पूछ ले स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के मुख्यतः दोस्तों 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। कितने होते हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि। कौन? दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, और एक संधि आपका कोई छूट रहा है दोस्तों, गुण संधि। चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं राइट आंसर। मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बता रखी है, ट्रिक संधि की ट्रिक इतनी जोरदार है दोस्तों, आप देख के अगर 1 सेकंड में नहीं बता दिए, अगर आप 1 सेकंड में नहीं बता दिए किसमें अगर आप मात्रा देख के नहीं बता दिए दोस्तों को किसमें कौन सी संधि है, तो मैं आपसे वादा करता हूं हिंदी पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेरा आप लोग वीडियो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था यण संधि का ट्रिक बताया था, जिसमें अंतस्थ वर्ण या रा लावा
अंतस्थ वर्ण में अगर आपको इसमें कोई भी, इसके पहले कोई आधा वर्ण दिख गया, इसके पहले कोई आधा वर्ण दिख गया, वहां आपको यण संधि मारना है। देखिए यहाँ पे या है, या से पहले आधा हुआ आया कि नहीं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे यण संधि हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अज शब्द का स्त्रीवाचक बनने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हो? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी जल्दी, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? चलिए आज लिखा है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आज। चलिए आज लिख दिया मैंने दोस्तों। अब इसमें को स्त्रीलिंग बनाइए, इसके पीछे प्रत्यय मतलब दोस्तों जो पीछे लगता है, उपसर्ग जो आगे लगता है, प्रत्यय इसको पीछे लगाइए। अजय ई लिख देंगे तो सही हो जाएगा क्या? एकदम गलत है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन एकदम गलत है। अगर मैं लिख दिया अज लिखा है, अगर मैं इसमें आ जोड़ दिया तो हो जाएगा अजा। अजा क्या स्त्रीलिंग होता है? अजा दोस्तों बकरी को बोला जाता है ना, अजा बकरी को बोला जाता है, वह स्त्रीलिंग होती है कि नहीं? बकरी घास चरती है, चरता नहीं है, चरती है। जहां पे चरती फीमेल वाइज निकाल दिया दोस्तों, वहां स्त्रीलिंग बताना है, क्या स्त्रीलिंग, इसलिए यह क्या होगा? ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 21। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ बताइए दोस्तों। चारों ओर पानी होना, रास्ते का बंद होना, दोनों तरफ मुसीबत होना, बीच से निकल भागना। आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? दोनों तरफ मुसीबत होना, दोनों तरफ मुसीबत होना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 22। चलिए उत्तर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन के लिए प्रयोग होता है? दोस्तों शेयर करते रहिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिए। आप सबका भला सोचिए दोस्तों, सबका भला होगा। मैंने कहा है कि टेट और सीटेट में आपको 28 प्लस नंबर लाने हैं। 28 प्लस हिंदी में नहीं अगर नंबर आया तो आप कहिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। बहुवचन में कौन सा? शिशु का हो जाता है, शिशुओं कह देते हैं सब, इसका बहुवचन होता है, अलग से बनाया जाता है। पुस्तक का पुस्तकें कहते हैं, भक्ति का भक्तियां हम कहते हैं। चलो हम भक्तियां करके आते हैं, भक्ति का भी बहुवचन हो जा रहा है। यह प्राण जो है हमेशा बहुवचन में होता है दोस्तों, प्राण हमेशा बहुवचन में उपयोग होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? प्राण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? चलिए दोस्तों उत्तर करिए इसका। अशोक का फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वित्त विकास। चलिए दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की बताना है कौन सा निबंध नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको बता दें, अशोक का फूल, कुटुज, विचार प्रवाह, ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं किसकी हैं? ये तीनों आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। लेकिन यह वित्त विकास किसकी रचना है? ये इनकी नहीं है, यही इनकी नहीं है, यह शांत प्रिय द्विवेदी की है। यह शांत प्रिय द्विवेदी की निबंध है। शांत प्रिय द्विवेदी की क्या है? निबंध है। शांत प्रिय द्विवेदी की है। वित्त विकास किसकी है? शांत प्रिय द्विवेदी का निबंध है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का आपको उत्तर पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। धुआं कर दीजिए दोस्तों, धुआं उड़ाना है यहाँ पे, एकदम धुआं उड़ा दीजिए। कोई भी क्वेश्चन 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए दोस्तों। क्रिकेट मैच किस लेखक की रचना है? चलिए उत्तर करिए, क्रिकेट मैच किस लेखक की रचना है? आपको यहाँ से क्वेश्चन मैं बताऊंगा 4। कितने क्वेश्चन दोस्तों बताऊंगा? 4 नहीं और बताऊंगा 5-6 बता सकता हूँ दोस्तों। चलिए देखिए, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक बोला जाता है। छायावाद के जनक है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है दोस्तों, ये नोट करते जाइए जितने क्वेश्चन बताऊंगा। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद। इनकी प्रमुख रचना क्या है? कामायनी। इनकी प्रमुख रचना क्या है दोस्तों? कामायनी है। चलिए बताइए, राम वृक्ष बेनीपुरी की कोई रचना, राम वृक्ष बेनीपुरी की कोई रचना बताइए दोस्तों। चलिए राम वृक्ष बेनीपुरी की कोई रचना हमको बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए, राम वृक्ष बेनीपुरी की कोई भी रचना हमको बताइए दोस्तों। आप बताइए। यहां पे मैं बता दूं आपको, माटी का फूल, माटी का फूल किसकी रचना है? माटी का फूल राम वृक्ष बेनीपुरी का। मैंने आपको समय दिया था बताने के लिए।
वृक्ष देखिए, इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, वृक्ष है, वृक्ष में फूल लगते हैं ना दोस्तों, कहीं और फूल लगते हैं, वृक्ष में माटी का फूल कह दिया तो वृक्ष में फूल लगते हैं, ये आपका ट्रिक है। माटी का फूल अर्थात राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। चलिए बताइए क्रिकेट मैच किसकी रचना है, क्रिकेट मैच मुंशी प्रेमचंद की रचना है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। महादेवी का क्या है, यामा दीपशिखा रचना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द है। शेयर करते रहिए दोस्तों, शेयर जरूर करिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए, सबका भला देखिए दोस्तों, अपना ना देखिए, सबके यहाँ शेयर करिए दोस्तों। चलिए बताइए उत्तर और पश्चिम के बीच के लिए दिशा की एक शब्द है, बताइए उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द बताइए दोस्तों। मैं यहां से आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा, धुआं धुआं कर देंगे दोस्तों अगर आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, टेट और सीटेट में एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहां से। चलिए देखिए, यहां पे आपका उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा नीचे है, पूरब इधर है और पश्चिम इधर है। चलिए देखिए दोस्तों, पूरब पश्चिम आपको बता दूं, उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब में हमारा ईशान आता है। क्या आता है दोस्तों, उत्तर और पूरब में हमारा क्या आता है, ईशान आता है दोस्तों। ईशान हमारा उत्तर और पूरब में आता है, उत्तर और पूरब में हमारा ईशान आता है। उत्तर और पश्चिम में देखिए, उत्तर और पश्चिम जो हमारा इस क्वेश्चन में पूछा है, उत्तर और पश्चिम में आता है आपका वायव्य। क्या आता है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वायव्य। अब देखेंगे हम पश्चिम और दक्षिण की दिशा को क्या बोलते हैं, पश्चिम और दक्षिण की दिशा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नैऋत्य। क्या बोलते हैं, नैऋत्य, नैऋत्य बोलते हैं। अब एक आपको बच गया दक्षिण और पूरब की दिशा, दक्षिण और पूरब की दिशा को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं आग्नेय। क्या बोलते हैं दोस्तों, आग्नेय बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, आग्नेय बोलते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए, मैंने बताया कि यह जो है वायव्य जो होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आग्नेय। कहां पे होता है, आग्नेय जो हमारा है पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण की दिशा को कहते हैं पूरब और दक्षिण। ईशान क्या होता है, ईशान क्या होता है, उत्तर और पूरब की दिशा को बोलते हैं उत्तर और पूरब की दिशा दोस्तों। और नैऋत्य क्या होता है, नैऋत्य क्या होता है, नैऋत्य हमारा पश्चिम और दक्षिण है, पश्चिम और दक्षिण की दिशा है, पश्चिम और दक्षिण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, केतु शब्द का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। यह सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, केतु शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। राहु, अंशुक, ध्वज, नाग। उत्तर करिए आप लोग दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए चलिए आप लोग उत्तर करिए शीघ्र, इतना लेट क्यों कर रहे हैं आप लोग। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ध्वज। क्या है, केतु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, ध्वज होता है। ध्वज, ध्वजा किस, ध्वज और ध्वजा भी होता है दोस्तों, ध्वजा भी होता है। क्या होता है, ध्वजा भी होता है, इसी की पर्यायवाची है ध्वजा। और पताजा भी होता है, क्या होता है, पताजा, पताका होता है सर दोस्तों, पताजा होता है। इसका पर्यायवाची क्या, केतु का ध्वज, ध्वजा, पताजा, 3 होते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मानना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मानिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बार बार एग्जाम में दोस्तों पूछता है स्टेशन किस भाषा का शब्द है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है दोस्तों। आप जानते हैं स्टेशन, स्टेशन होता है दोस्तों, यह हमारा इंग्लिश भाषा का शब्द है, यह हमारा इंग्लिश भाषा का शब्द है स्टेशन। बार बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं। यहां से दोस्तों मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे मैंने अभी दिशा वाले में बताया 4 क्वेश्चन बताए, यहां से 3 बताऊंगा। टेट और सीटेट में दोस्तों इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। टेट और सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आना है दोस्तों। यहां से समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दोस्तों, वडनावल कहते हैं, वडनावल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को वडनावल बोलते हैं। जठराग्नि क्या होता है, पेट में जब आग लगती है, पेट में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, जठराग्नि। दवानल, जंगल में लगने वाली आग को जठराग्नि दवानल बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दवानल। फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा है समुद्र में लगने वाली आग क्या होगा, वडनावल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
आप लोग इस क्वेश्चन को देख के रोक के इसको जरूर नोट करिएगा दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पक्के हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द बताइए। चलिए यहां से मैं आपको 3 क्वेश्चन यहां से भी बताऊंगा दोस्तों। तद्भव क्या होता है? संस्कृत का विकृत रूप, संस्कृत का जहां से उत्पत्ति हुआ है, संस्कृत का विकृत रूप जो होता है दोस्तों, विकृत रूप होता है उसे तद्भव कहते हैं। अब तत्सम क्या होता है दोस्तों? तत्सम जो होता है संस्कृत का शुद्ध रूप होता है, संस्कृत का शुद्ध रूप, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। संस्कृत के जितने शब्द रहेंगे वो सब तत्सम हो जाएंगे दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए भ्रमर का क्या होता है दोस्तों? भ्रमर का क्या होता है? तद्भव, ये भ्रमर जानते हैं आप? यहाँ आपसे पूछा है निम्नलिखित में तद्भव बताना है, तद्भव बताना है। भ्रमर का क्या होगा? भौरा। यह तत्सम है, तत्सम इसका मैं लिख रहा हूं, ये तत्सम लिख रहा हूं, तद्भव शब्द पूछा है। भ्रमर का क्या होता है? तद्भव भौरा। अग्नि का क्या होता है? अग्नि का तद्भव आग है। मस्तक का क्या होता है? माथा होता है दोस्तों, माथा, सर जो कहते हैं आप लोग, माथा दर्द कर रहा है, मस्तक का माथा तद्भव है। अब मछली यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपका तद्भव है, क्या है? तद्भव। मछली का क्या होता है? मत्स्य होता है। क्या होता है दोस्तों? मत्स्य होता है, मत्स्य होता है इसका तत्सम। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। गोवर्धन लीला के रचनाकार है, गोवर्धन लीला के रचनाकार कौन है? यहाँ पे आपको बताना है गोवर्धन लीला के रचनाकार। चलिए उत्तर करिए आप लोग, गोवर्धन लीला के रचनाकार कौन है? चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मारना है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। गोवर्धन लीला के रचनाकार सूरदास हैं दोस्तों। आपको मैंने अभी आपको बताया था तुलसीदास के लिए विनय पत्रिका सारीवली लेकर ब्रज को चली। विनय पत्रिका और कवितावली दोहावली, मतलब विनय पत्रिका एक रचना, और जिस रचना में वली वली लगा है, लास्ट में वली लगा है, वो सारी रचनाएं किसकी है? तुलसीदास की दोस्तों। तुलसीदास जो लास्ट में वली लगा है वो तुलसीदास की रचनाएं होंगी, और एक विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है दोस्तों। और ये सारी रचनाएं किस भाषा की हैं? ब्रज भाषा की हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। यहां से मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, यहां से 4 क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ आपका क्वेश्चन शांत रस का स्थाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांत रस का स्थाई भाव होता है निर्वेद। उत्साह किस रस का है? वीर रस का स्थाई भाव होता है उत्साह। अब पूछेगा शोक, शोक किस रस का स्थाई भाव है? शोक, शोक किस? भय क्या है? भय ये है हमारा होता है रौद्र रस का, रौद्र रस का होता है। रौद्र रस का क्या होता है? रौद्र 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 रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है भय। शोक किस? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। चलिए अब आप यहां से बताइए, ये रस जो है, ये रस कितने होते हैं? हिंदी में रस कितने होते हैं? हिंदी में रस दोस्तों 20 होते हैं। ये किन्ने ने बताया है? कामता प्रसाद ने बताया था दोस्तों, कामता प्रसाद ने बताया था कि रसों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। फिलहाल इस ये क्वेश्चन का राइट आंसर निर्भेद है, बार बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों। इस क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा, और कामता प्रसाद भी नोट कर लीजिएगा, इन्होंने रसों को बताया था कि रस 20 होते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह दोस्तों मैं पूरा जोश के साथ आपके साथ लगा रहूंगा, आप शेयर करते रहिए और डेली लगे रहिए हमारे साथ। अगर आपका 28+ क्वेश्चन नहीं सही हुआ तो मैं बोला ना, हिंदी पढ़ाना बंद कर दूंगा दोस्तों, हिंदी पढ़ाना बंद कर दूंगा। 2 PM से आप लोग हमसे मिलिए, 2 PM से डेली आप मिलिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों।